हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो बच्चों, हम बात करते हैं आज का जो सेशन है वो बीडब्ल्यू यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है। सो ये हमारा आखिरी वीडियो है और ये इस सीरीज का नाम इसका नाम है आखिरी प्रहार, अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार ये हमारा अंतिम प्रहार है, इसके बारे में वीडियो नहीं आएंगे। मैं इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है, एक टॉपिक का नाम बीएच कर्व। इससे पहले मैं एसी सर्किट, एसी करंट और डीसी करंट और मैग्नेटिक करंट तीनों को मैं अच्छे से डिस्कस कर लिया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके पिछले वीडियोस में। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर मेरे वीडियोस के सेक्शन में महासंग्राम सीरीज, तो महासंग्राम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पहले जाकर वॉच कर लें और देन आप यहाँ आए। तो मैं बता दूं आपको कि ये मैं बीएच कर्व के टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपके सामने। बीएच कर्व और देन इसके लॉसेस के बारे में बात करेंगे। जो इसमें लॉसेस होते हैं, लाइक बीएच कर्व में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। तो पहले हम बीएच कर्व को समझते हैं, देन हम उसके लॉसेस को समझेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसी मतलब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन बीएच कर्व एंड draw its diagram या figure and explain its losses। तो पहले हम इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे और फिर डायग्राम बनाएंगे, देन टाइप्स ऑफ लॉसेस और उसको लिखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस, देन लिखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में फिर कुछ लाइन लिखेंगे और फिर ईडी करंट लॉस उसके बारे में भी कुछ लिखेंगे। देन इस तरीके से हम अपने आंसर को एप्रोप्रिएट तरीके से हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तब हमें यूनिवर्सिटी 7 मार्क्स देगी। एक चीज और बता दूं, आप एग्जाम में अगर आपको किसी चीज का डायग्राम आता है तो उसे अच्छे से कर ले, क्योंकि डायग्राम से टीचर तो ज्यादा सेटिस्फाई होता है। डायग्राम अपने आप में एक ऐसा मिसाल होता है कि आपको बिना कहे आपका आंसर पूरा एक्सप्लेन कर देता है। लाइक आप इतना कुछ लिखा हुआ है, आप इस चीज को कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक ना, अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो। लेकिन अगर ये डायग्राम से आपको मालूम हो ना, तो ये चीजें पूरा एक आत्मकथा आप लिख सकते हो। लाइक इसमें यही बताया गया है। देखिए, बीएच कर्व को हिस्टैरिसीस लूप बोला जाता है। अब बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप, तो पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीएच कर्व आल्सो नोन एज हिस्टैरिसीस लूप, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लॉट्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यह मैग्नेटिक मटेरियल का प्लॉटिंग करता है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी जो होता है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो आप देख सकते हैं यहां से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल के थ्रू गुजरता है, ठीक। Revealing the magnetic property where the B lags hysteresis loop forming, जो B lag करता है तो H hysteresis loop का फॉर्म होता है, whose area signify energy loss, जो जिसका एरिया दर्शाता है कि हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। जहां हम दो तरीके का लॉसेस को पढ़ेंगे, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एक एडी करंट लॉस होता है। अगर हमें ये भी कुछ नहीं मालूम है, बीच में यहाँ के बाद हम कुछ नहीं मालूम है, तो आप सैचुरेशन करंट ये सब कुछ लिख के आप यहां से समझ के आप आंसर को एप्रोप्रिएट तरीके से शो कर सकते हो, जिससे आपका आंसर बहुत ही सुंदर और मतलब एक अच्छे तरीके से दिखेगा, जो देख के एग्जामिनर आपका बहुत खुश होगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। आपने जो अभी तक समझाया, वी होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे अच्छा बीएच कर्व आपको कोई नहीं समझा सकता है। लाइक समझाना इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बोलूंगा कि ये चीजें कुछ याद मत करो, सिर्फ आप इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लो। ये फ्लक्स डेंसिटी होता है, ये फ्लक्स का अपोजिट डेंसिटी होता है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। यहाँ पे को रिसीविटी होता है, यहाँ रेंटिविटी होता है, यहाँ सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सैचुरेशन इन डायरेक्शन। इन चीजों को आप अगर समझ लेते हो तो आपका जो भी 7 मार्क्स या 14 मार्क्स आपको एग्जाम में पक्का आ रहा है। आप मेक श्योर रहो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। सो बच्चों अब हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है हम इस साइड से समझते हैं, क्योंकि आंसर और हाँ कुछ बच्चे के डिमांड्स है कि सर दिखता नहीं है, तो मैं आज अच्छे से मतलब एक एक चीज का एक्सप्लेन करूंगा, और आप राइटिंग भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, और कलर जो था और फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा दिया हूँ, तो आपको आज शायद अच्छे से दिखेगा। हिस्टेरेसिस लूप यह एक एनर्जी वेस्ट है जो हीट, हिस्टेरेसिस लूप इज द एनर्जी वेस्टेड, यह एक एनर्जी वेस्ट है एज हीट के रूप में इन मैग्नेटिक मटेरियल में, when its magnetic domains repeatedly realign in response to a charging magnetic field, causing a lag between the applied field and the material's magnetization. So आप ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, the energy loss is the proportional to the area of the material BH loop. BH loop, it means hysteresis loop, and occurs in devices like transformer, motors requiring materials with a small hysteresis loop. Example जो लूप है लॉस होता है जिसमें मोस्ट होता है सिलिकॉन स्टील जो मिनिमाइज इट। सो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हो। सो देन हम बात करते हैं ईडी करंट लॉस के ऊपर। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो अब हम बात करते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस के ऊपर। तो ईडी करंट लॉसेस बोलता है कि ईडी करंट लॉस इज द वेस्टेड एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट that occurs conductive material like transformer cores when exposed a changing magnetic field including circulating eddy current with the material itself. It is the main reason of losses of I square R. So आप इसको रेड कर लीजिएगा, और इतना ज्यादा कोई टफ डेफिनेशन नहीं है। सो मैं अगर इस चीज को समझाऊं तो मुझे लिखना है, बहुत कुछ है। सो काफी लेक्चर लंबा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आप समझ सकते हो बहुत इजीली है और दिख रहा होगा। हम अभी मतलब बार बार जाके चेक करके आपको समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ। सो आप देख लो, याद भी कर सकते हो रोक रोक के वीडियो को। सो देन हम एक्टिव पावर, द रियल पावर यूज्ड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, उसे हम एक्टिव पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर बोलते हैं द पावर ऑसिलेट बिटवीन सोर्स एंड लोड needed by inductive motor or capacity component to establish field but is not consumed, उसे reactive power बोलते हैं। apparent power, the total power from the source encompassing both P and Q। P and Q दो कह सकते हैं, दो बॉडी है मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर, उसे हम apparent power बोलते हैं, जो वोल्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है। सो अब बात करते हैं हम सीधे ट्रांसफार्मर के ऊपर इसके बाद, क्योंकि अब यहाँ बेसिक कुछ बचा नहीं है। सो ट्रांसफार्मर वगैरह, ट्रांसफार्मर डीसी जनरेटर, उसके बाद लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, उसके बाद मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बस 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर चलते हैं, तो इसे रब करते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करता हूं। सो बच्चों अब हम बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएच का जो भी मैं टॉपिक इस सेशन में ले रहा हूं वो अपने आप में एक महारत है। सो बात करते हैं कि इसका पहले हम जो 3 फेज इंडक्शन मोटर और यहाँ पे उसका स्केच बनाया गया है, और इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो जितने मार्क्स का रहेगा उतने मार्क्स मिल जाएगा। तो हम पहले इंडक्शन मोटर को समझेंगे। तो इंडक्शन मोटर जो होता है मेनली 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट का नाम स्टेटर होता है, दूसरे का नाम रोटर होता है। सो थोड़ा हम बैठ के बात करते हैं, मैं एक एक चीज को समझाते चलता हूँ। सो फर्स्ट स्टेटर, जिसे स्टेशनरी पार्ट बोलते हैं या लैमिनेटेड स्टील का बना होता है, हैज स्लॉट्स
या 3 फेज वाइंडिंग होता है इसमें स्टेटर में, और या कनेक्टेड होता है एसी सप्लाई से, और प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सेकंड, रोटर देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोटर, ये दो तरह का मोटर होता है। फर्स्ट स्क्वायरल केज रोटर जो मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड वाउंड रोटर। सो हम पहले स्क्वायरल केज रोटर के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्वायरल केज रोटर जो होता है, लैमिनेटेड कोर विथ कॉपर एल्युमिनियम बार्स सॉर्टेड बाय एंड रिंग्स। सो ये सब मेन पॉइंट्स को हम पढ़ते एग्जाम में लिखेंगे, ताकि हमारी सुंदरता जो होगी और पेज भी फिल होगा। इसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। सो अगर 3 फेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां से करके चले जाओगे। सो स्क्वायरल केज जो होता है वो वेरी सिंपल, रस्ट एंड लो मेंटेनेंस उसको चाहिए। वाउंड रोटर या 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टर वाया स्लिप रिंग्स यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क्स रिक्वायरमेंट। सो देखिए बच्चों, और इसके बाद हमें वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करता हूं। तो इसमें कोई उतना बड़ा कुछ खास चीज था नहीं। सो जो भी चीज था मैं अच्छे से समझा दिया। यहाँ रहा इसका स्केच जो आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो कि ये है स्टेटर फ्रेम, जहां स्टेटर कोर विथ 3 फेज वाइंडिंग के साथ, ये रोटेटिंग फील्ड है, ये रोटर जो स्क्वायरल केज टाइप का है। सो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सो आप 3 फेज मोटर, और इसके बाद में इसके ऑपरेशन और प्रिंसिपल के ऊपर बात करता हूं। तब तक वीडियो को पॉज करते हैं और ऑपरेशन और प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल का जो भी कंसेप्ट है वहां यहाँ पे लिख के और समझा देता हूं। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। उससे पहले एक चीज छूट गई थी जो इंपॉर्टेंट थी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है अपैरेंट पावर अपॉन रियल पावर। इससे हम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपैरेंट पावर दिया हुआ है, रियल पावर दिया हुआ है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, या पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपैरेंट पावर अपॉन रियल पावर। सो अब हम वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के। तो वर्किंग प्रिंसिपल बोलता है कि व्हेन अ 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू अ स्टार्टर वाइंडिंग, it produce a rotating magnetic field। रिपीट हो गया है, a rotating magnetic field। दूसरा बोलता है the RMF cuts the rotors conductors and includes EMF them as per Faraday law। तीसरा बोलता है the rotor currents and magnetic field interact producing the RMF। This process working principle based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ये टोटल जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसका नाम इंडक्शन मोटर है। सो एक और क्वेश्चन होता है, व्हाई आर द स्लिप इन एन इंडक्शन मोटर। सो स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड synchronous speed and speed of the rotor। स्लिप का फॉर्मूला होता है ns minus nr upon n into 100, where ns is synchronous speed, nr है rotor speed, दोनों rpm में होता है। स्लिप is essential for induction motor of emf in rotor। यही रीजन है व्हाट इज द जो भी है। so every point of 3 phase induction motor is explained। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, देन हम बात करेंगे डीसी मशीन। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो एक एक चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर। सो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, वीडियो लिंक पढ़ाना कितना टफ है। ठीक है, वर्ड को लिखने में अच्छे अच्छे के चुकल चुड़े आए हैं, और यहाँ पे मेरे पास पीपीटी के स्लाइड्स नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो मतलब कमी, मतलब 12-15 या 24-15-20 मिनट के लेक्चर में आपका एनर्जी अचानक से धीरे धीरे डाउन कैसे होते जा रहा है। तो मैं जब जब रुक रहा हूँ इतना इतना लिखना पड़ रहा है। तो जब जब इतना इतना लिखना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपका एनर्जी डाउन होगा। सो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क ऑफ फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, जो ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
एक सर्किट से कॉमन मैग्नेटिक फील्ड में विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है। एंड एसी सर मतलब बहुत इजी चीज है, आप पढ़ सकते हो। which induce the voltage in secondary coil with the voltage change determined by primary secondary turn ratio। so देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड या आप देख सकते हो बहुत इजी है। आप खुद हर एक चीज को रीडिंग डाल देता हूँ। दिस AC current produces a continuously changing magnetic flux in transformer laminated iron core। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है मतलब जिसे एक्सप्लेन करें, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और थोड़ी एनर्जी की दिक्कत होते जा रही है धीरे धीरे। फ्लक्स लिंकेज the core guides the magnetic flux linking the secondary binding। AC applies to the primary binding, EMF induction, energy transfer। so ऑपरेशन होता है टर्न्स रेशियो, वोल्टेज इक्वेशन VP, फिर स्टेप अप में NS सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होता है, प्राइमरी वोल्टेज कम। स्टेप डाउन में सेकेंडरी वोल्टेज कम और प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा। एक कोर के बारे में बताया गया, laminated soft iron providing a path of a flux reducing energy losses, जिसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। वाइंडिंग द प्राइमरी इनपुट सेकेंडरी आउटपुट कॉइल इंसुलेटेड द ईच अदर द कोर, उसे हम वाइंडिंग करते हैं। बाकी की फीचर्स में नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। सो ये जो है सारा कुछ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है। सो बाकी का रहा पार्ट, इसमें बाकी कुछ बचा नहीं। सो अगर कुछ बचा है तो बस सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट मींस स्केच। तो आप स्केच प्लीज बच्चों आप देख लेना, क्योंकि अगर मैं स्केच बनाऊंगा तो शायद समय ज्यादा लग जा रहा है। सो आप समझो मैं एक चीज को कैसे इतने अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सो आप अच्छे से देख लो ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छा से दिखे और आप स्क्रीनशॉट वगैरह रोक के पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एक एक चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सो अब इस वीडियो को पॉज करते हैं और लाते हैं नेक्स्ट। सो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं डीसी मशीन के ऊपर। तो डीसी मशीन जो होता है, अ डीसी मशीन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसे हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। अ करंट कैन कैरिंग द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट जो होता है वो कंडक्टर में फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक क्षेत्र में। एक्सपीरियंस है मैकेनिकल फोर्स, जो अनुभव मैकेनिकल फोर्स को अनुभव करता है। जनरेटिंग टॉर्क, और टॉर्क को उत्पन्न करता है फॉर मोटर के लिए। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर अ जनरेटर with the commutator reserving current to ensure continuous rotation, unidirectional output। A motor converts electrical to mechanical energy from force from current, while a generator does the reverse current from the motion using the same component। Core component of principle is magnitude and direction। Operation of DC motor, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में पहला इनपुट आउटपुट टॉर्क एंड रोटेशन, कंटीन्यूअस रोटेशन। ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में इनपुट ईएमएफ इंडक्शन, रेक्टिफिकेशन, आउटपुट। सो इन सारी चीजों को हम अच्छे से ध्यान से रखेंगे। सो ये चीज डीसी मशीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे लिए जो बच गया है वो छोटे छोटे अब टॉपिक और है, और 2 क्वेश्चन मेरे पास और है। सो वो 2 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कर दूंगा। बाकी अभी 9, 8, 9, 10 के अप्रॉक्स जो है शॉर्ट नोट्स है, तो वो 10 शॉर्ट नोट्स को मैं डिफाइन कर देता हूं। देन आप वो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे जिसे मैं सुबह 5 से 10 मिनट के लेक्चर में उसे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो बच्चों हम बात करते हैं वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित होता है। इट वर्क्स बाय रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड विथ इन अ स्टेशनरी कॉइल रोटर से स्टेटर इंड्यूसिंग and EMF electromotive force in the stator winding producing a stable AC output at fixed frequency। एप्लीकेशन जो होता है इसका पावर प्लांट्स में सिंक्रोनस जनरेटर का वाइडली यूज होता है लार्ज स्केल पे। इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन को यूज करने के लिए इंडस्ट्री पावर कैप्टिव पावर जनरेशन ग्रिड स्टेबिलिटी हेल्प मेंटेन ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। Note: synchronous generators are widely due to their ability to produce a stable and efficient power plant। So इस तरीके से आप वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन अगर सिंक्रोनस जनरेटर का पूछे तो आप लिख सकते हो। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए इसे रब करते हैं और लाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों अब हम बात करते हैं लॉजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉजेस इन ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर में लॉजेस दो तरह के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रांसफार्मर लॉजेस आर मेनली इन टू पार्ट्स। फर्स्ट कॉपर लॉस, सेकंड आयरन लॉस। फर्स्ट कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं, आयरन लॉस को कोर लॉसेस भी बोलते हैं। सो कॉपर लॉस को copper loss occurs in a winding due to resistance causing heat generation, and iron loss occurs in the core due to hysteresis and eddy current causing heat generation। ये भी दोनों heat generation में ही cause होते हैं। These losses reduce the transformer efficiency। यह losses जो ट्रांसफार्मर की efficiency होती है उसे घटाती है, reduce कर देती है and cause overheating, जिससे ओवरहीटिंग ज्यादा होते हैं। अफेक्ट परफॉर्मेंस मिनिमाइज लॉसेस इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल ट्रांसफार्मर ऑपरेशन। सो नेक्स्ट है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फॉर बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑल फेजेस हैव इक्वल वोल्टेज एंड करंट मैग्नीट्यूड। सो इसमें एक और है, फेज एंगल्स आर ऑल 120 डिग्री अपार्ट। थ्री फेज system operates efficiency with minimal losses। Unbalanced voltage and current magnitude difference between phases, phase angles may not be 120 degree apart, can lead to increase losses, overheating and reduce system efficiency। 40 a short circuit, open circuit and ground fault occurs, can cause significant damage, safety hazards and system downtime, requires immediate attention एंड रिक्वायर्स। सो इस तरीके से देखो, नेक्स्ट आपको लग रहा होगा कि सर कुछ बता नहीं रहे हैं। बच्चों इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, हर एक लाइन को पढ़ के आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। तो मैं रीडिंग इसलिए डाल दे रहा हूँ कि कोई चीज आपको मतलब ऐसा धुंधला वगैरह नहीं दिख रहा है, तो मतलब उस चीज को, वही चीज को कम करने के लिए। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये दोनों टॉपिक को भी अच्छे से मैं कवर कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अब बात करता हूँ। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो हेलो बच्चा पार्टी, यहाँ अब हम आरएल और आरसी सर्किट के शॉर्ट नोट के ऊपर बात करते हैं। तो आरएल सर्किट बोलता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरएल सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर आर and inductor L connected in series। The circuit behavior is characterized by transient response and time constant। transient response बोलता है current build up or decay exponentially। टाइम कांस्टेंट बोलता है, एक मिनट, L upon R। So same RC circuit, a fixed order of RC circuit consists resistor and a capacitor connected in series। The circuit behavior characterized by transient response, time constant। Both RL and RC circuit are fundamentally in electronics using as a filter, timing circuit and signal processing। So इस तरीके से RL सर्किट और RC सर्किट में डिफरेंसेस है, और अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो इस तरीके से ही लिखेंगे। सो बच्चों हम बात करते हैं। सो थोड़ा एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, मैं लगातार 2 दिन से लगातार क्लास ले ही रहा हूँ,
आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि सर कितना शॉर्ट क्लास है, लेकिन ये शॉर्ट क्लास नहीं, कितना मेहनत लग रहा है मैं जान रहा हूँ। सो मेरे अंदर अभी एकदम राइट नाउ मेरा तबीयत बहुत खराब हो चुका है। सो यहाँ से बचे हुए क्वेश्चन जो है मैं पीडीएफ के तौर पे सिर्फ इसी वीडियो के उन क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ। सो एलटी स्विच गियर कंपोनेंट्स एक शॉर्ट नोट्स के लिए अगर पूछ दे, चाहे किसी भी तरीके से पूछ दे, तो एलटी स्विच गियर कंपोनेंट नेसेसिटी एंड इट्स टाइप्स ऑफ अर्थिंग, वर्किंग ऑफ एमसीबी एंड ईएलसीबी, सबका आंसर मैं दूंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट शॉर्ट नोट, और फिर बैटरीज एंड इट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इट मींस कि अगर 7 मार्क्स में भी पूछे तो सेम चीज आप लिख के वहां से निकल सकते हो। सो इतने थे, और 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे एक क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट फॉर थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। सो इसका भी मैं आंसर दे दूंगा विद पीडीएफ, आपको चला जाएगा। डिफाइन, एक और क्वेश्चन है, डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड डिराइव कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन, मैक्सिमम रेगुलेशन, आल्सो ड्रा द कर्व ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन विद पावर फैक्टर। सो इस तरीके से इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो एक और है, बाकी सब कुछ हो ही गया है, ऑलमोस्ट सारा एवरीथिंग इज डन। सो अगर यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन जो मैं बताया उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। सो आप अच्छे से आप तैयारी कीजिए। और हाँ, बीडब्ल्यू यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जितना मैं बता दिया, जितना मैं क्वेश्चन और 6-7 क्वेश्चन और बताया हूँ, इतना अगर आप कर लेते हो तो बीडब्ल्यू यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। ये बहुत अनुभव के साथ मेरा है, क्योंकि इस फील्ड में मैंने बहुत काम किया है। तो आप निश्चिंत रहें। सो इतना से ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बच्चा पार्टी अब एनर्जी बचा नहीं है, सच में एकदम पूरा एकदम बस खड़ा हूं। इसके बाद खड़ा है हूं और इस लेक्चर के खत्म होने के बाद सीधे बेड पे गिरूंगा। सो आप जान नहीं है। सो आप मचाओ बीडब्ल्यू यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप तोड़ फोड़ एकदम, मतलब एग्जाम को एकदम अच्छा तरीके से, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एक एक में मैं आपको लग रहा होगा कि सर आपने इतना कम समय में, भाई मैं इतना कम समय में आपका पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। आप जाकर पूरा चेक कर लेना। 6 से 7 क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं तो आपको पूरा सिलेबस में पढ़ा दिया हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे कैसे क्या क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो। भाई आप जाकर एक बार देखो तो सिलेबस, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस 75% सिलेबस मैंने थ्योरेटिकल पूरा कर दिया है। तो बाय, टेक केयर, अब बहुत, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मचाओ, और मैं इंतजार करूंगा आपके मचाने का, और मैं वेट करूंगा उस दिन, तो पक्का वेट करूंगा 24 के शाम को, मैं पक्का वेट करूंगा, गारंटी बोल रहा हूँ। वो जो गारंटी दिया हूँ उसके साथ, क्योंकि ये मेरा अंतिम प्रहार का लेक्चर खत्म होता है, और मैं आशा रखूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे इस लेक्चर को। और इसके नीचे ही मैं पीडीएफ गूगल ड्राइव का लिंक लगाऊंगा, जहां से आप मेरे नोट्स को, बीडब्ल्यू यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल के नोट्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। सो मतलब बहुत मजा आएगा इस जर्नी में, बहुत, मतलब जितना मैंने अपना 100% दिया भाई, अब बाकी आपकी बारी है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से जितना था मेरे अंदर ताकत मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए लगा दिया। सो अब आपकी बारी है। सो अब देखते हैं आप क्या करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।